खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। इसके साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, उसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर अब शीश महल जिसे नाम दिया गया, अब वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। आखिर कैसे, क्यों ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है घुसपैठियों से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन करती हुई नजर आ रही है। और आज क्या एक्शन किया है वो विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है एक वायरस से जुड़ी। जी हां, चीन से अब एक बार फिर से एक और वायरस आ चुका है। और इसके दिल्ली अगर हम देखें तो भारत में इसके मामले भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। कौन सा है ये वायरस, बताएंगे विस्तार से आपको, और कैसे इस वायरस से बचा सकता है। और इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है पाकिस्तान से जुड़ी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर BLA की तरफ से ये अटैक किया गया है। क्या है ये अटैक और कितने सैनिकों के मारे जाने की खबर इस हमले में है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसी के साथ कर लेते हैं न्यूज पंच की आज की शुरुआत। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बाजार भी अब गर्म हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी पोस्टर वॉर। अब बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया है। साथ ही एक गाना भी भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है। और इस नए पोस्टर में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीश महल तैयार किया, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है। साथ ही ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूट लिया है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। दरअसल दिल्ली में कई मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पोस्टर वॉर में पीछे नहीं है। दिल्ली में जारी इस चुनावी दंगल से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। 2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। PWD विभाग ने जो इन्वेंट्री 2024 में घोषित की है और जो सामान उन्होंने दिखाया है कि ये PWD ने नहीं लगाया है, वो सामान कहाँ से आया, वो पैसा किसका है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये CAG रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश के दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। किस CAG रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस CAG रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का केंद्र सरकार के खिलाफ जो CAG की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप CAG रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में,
भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो शीश महल के मुद्दे पर आप और बीजेपी किस तरीके से आमने सामने है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक योजना का ऐलान किया गया और जनता को लुभाने की कोशिश की गई है, जिसका नाम है प्यारी दीदी योजना। आखिर इस योजना में क्या है, आइए सुनते हैं। I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented. तो दरअसल दिल्ली के अंदर अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का, और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धीरज, दिल्ली के अंदर पोस्टर वार तो पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, लेकिन अब सॉन्ग वार भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और बात करें अगर पोस्टर वार की, तो शीश महल का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रीसी वार्ता से पहले उन्होंने एक शीश महल का 3D मॉडल पत्रकारों के सामने रखा और 3D मॉडल के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से शीश महल के निर्माण में किस तरीके से जो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, और जिसको कि उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल कहा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी समझाया कि कैसे शीश महल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने जो एक तरीके से एक विभाग की तरह काम नहीं करके एक संस्था के रूप में काम करते हुए, बल्कि एक निजी संस्था, अरविंद केजरीवाल की निजी संस्था के तौर पर काम करते हुए उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया। और शीश महल के जरिए बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए। जो सबसे पहला सवाल कि किस तरीके से जो एमसीडी और डीयूएसी का जो उल्लंघन किया गया दिल्ली में, और उस उल्लंघन के जरिए इस जो शीश महल का निर्माण किया गया, कैसे जो शीश महल के 8 करोड़ 62 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 342 गुना बढ़ाकर कैसे उसको 75 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में ले जाया गया, कैसे नियमों की अनदेखी की गई, कैसे जो सीएम का जो आवास का जो तय मानक है उसको बदला गया, कैसे आपातकाल जो व्यवस्था उसमें सुनिश्चित कराई गई, और आपातकाल व्यवस्था के नाम पर कैसे उसमें विशेष तरीके की सुख सुविधाओं को प्रवेश कराया गया, और कैसे जो सबसे बड़ा सवाल कि कैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अय्याशी का अड्डा शीश महल को बनाया गया, कैसे वहां शराब खाने खुलने की बात भी आज भारतीय जनता पार्टी के जो मिनी बार, जिसको मिनी बार कहते हैं, मिनी बार बनाने की बात भी वीरेंद्र सचदेवा ने कही है। और कैसे अतिक्रमण करके, क्योंकि जो बीजेपी का ये भी आरोप है कि जहां पे शीश महल का निर्माण हुआ है उसी जगह पे कुछ जजों के और कुछ आईपीएस अधिकारियों की कोठियां भी हुआ करती थी। उन सारी कोठियों को भी अतिक्रमण करके और शीश महल का एक हिस्सा जो है वो बना दिया गया। फिलहाल कहीं ना कहीं शीश महल का जो ये मुद्दा है वो लगातार गरमाता हुआ धीरज नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर भी शीश महल का मुद्दा नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। साल के शुरू होते ही मात्र 5 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने 9 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशियों में कुछ टूरिस्ट वीजा से भारत आए और फिर दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने लगे, तो वहीं कुछ बांग्लादेशी डंकी रूट के जरिए पहले पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर दिल्ली आए। अभी तक दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुल 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर एफआरआरओ भेज चुकी है, जिन्हें बांग्लादेश रिपोर्ट किया गया। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि घुसपैठ कराने में अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग काम होता है।
हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का भी पर्दाफाश किया था जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप में घुसपैठ कराता था। फिलहाल अब दिल्ली से लेकर बंगाल तक अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस का एक्शन, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया जहां सेंट्रल दिल्ली इलाके से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली में कई घुसपैठियों को धरा गया है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जामा मस्जिद इलाके से इन अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 14 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भी भेजा जा चुका है। तो वापसी का दौर ये लगातार किया जा रहा है, वापसी अपने देश उन्हें भेजा जा रहा है और अब तक 50 से ज्यादा घुसपैठियों जो है वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिसमें अगर हम देखें तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आईडी कार्ड, ये तमाम कागज बरामद किए गए। नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है इन सभी के पास से। और किस तरीके से ये दिल्ली आते हैं वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि ये आदेश दिए गए थे और इस आदेश के बाद से लगातार पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त पुलिस एस.एम. हर्षवर्धन का क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। अभी इस साल में जो पहले साल का भी 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी नेशनल को आइडेंटिफाई करके जो इलीगली रह रहे थे दिल्ली में, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्टेशन के लिए हमने भेज दिया है। हमने जो ये इलीगल फॉरेनर्स के अगेंस्ट हमारा विजिलेंस है, जो उसको लेकर हमारा अलर्टनेस है, उसको हमने अभी काफ़ी इंटेंसिफाई किया है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटजी एक यूज़ किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज़ ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। तो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, वो हमने सुना। इसके साथ ही सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, नया साल शुरू होने के बाद मात्र 5 दिन के अंदर 9 घुसपैठियों को इस वक्त पकड़ा गया और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 14 घुसपैठियों को बांग्लादेश उनके देश वापस भेजा जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए एक फ्रेश आंकड़ा आपके सामने आया। जिस तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने ये काम किया, टोटल 14 लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं और नए साल के 5 दिन में 9 लोगों की गिरफ्तारी और तमाम इलाके में जामा मस्जिद, पटेल नगर के ऐसे इलाकों में ये छुप करके रह रहे थे। और उसमें देखिए जो पहले भी बात हो रही थी कि यहाँ उनको लाने का मकसद क्या है, यहाँ पर उनको ट्रांजिट कौन कराता है, क्या लालच दिया जाता है। 14-14, 15-15, 20-20 हजार रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं उनको यहाँ नौकरी देने के झांसे के नाम पर। साथ ही साथ उनको गलत तरीके से गलत जगहों पर ठहराया जाता है, छुप करके रखा जाता है। इससे पहले भी आपने देखिए 2 दिन पहले द्वारका में 5 लोगों को पकड़ा गया। उससे पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 लोगों के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत बड़ा सिंडिकेट था, उनके जो किंगपिन थे उनको भी अरेस्ट किया गया। जो ट्रांजिट कराते थे आसाम के रास्ते, वेस्ट बंगाल के रास्ते, उनको भी कहीं ना कहीं जीरोइंग की गई और उसके बाद उनकी धरपकड़ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। गुड़गांव से 2 ऐसे एजेंट को गिरफ्तार किया गया जो इनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाते थे, जो यहाँ पर उनको रहने में मदद करते थे। ऐसे में ये बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में कृतिका ये आंकड़ा आपको और बढ़ता दिखाई देगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर काम हो रहा है, जिनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और वो दस्तावेज जो है वो वेस्ट बंगाल में टीमें ऑलरेडी वहां पर रोकी गई हैं, आसाम में रोकी गई हैं, त्रिपुरा में रोकी गई हैं, बागमाड़ा जो इनका मेन हब है जहां से लेकर के आते हैं वहां रोकी गई है। तो ये जो घुसपैठिए थे ये कैसे यहाँ पर आ जाते थे, कहाँ छुप करके रखते थे, अब इनका बिल्कुल पर्दाफाश किया जा रहा है और ये बड़ी कामयाबी है नए साल में। अगर देखें दिल्ली पुलिस की तो 50 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने आज जो 14 लोगों का डिपोर्टेशन बताया, ये अपने आप में बड़ा फिगर है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के नहीं, जो अलग देश से यानी जो अफ्रीकन नेशन से आकर के छुपे हुए थे उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। जो और देश से आकर के यहाँ पर अपनी आधार कार्ड, अपनी पहचान छुपा करके रह रहे थे फेक पासपोर्ट आईडी से, उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो एक बड़ा सिंडिकेट है जिसको बस्ट किया जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMPV के मामले काफी संख्या में सामने आए हैं
और इस वायरस से चीन में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और अब इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। दरअसल आईसीएमआर ने अपनी एक रिपोर्ट में सर्विलांस के माध्यम से कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है, जहां कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया गया। फिलहाल भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी इस वायरस को लेकर अलर्ट हो चुकी हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब इस वायरस के अधिकतर लक्षण कोरोना जैसे ही हैं और ये फैलता भी कोविड की तरह ही है। HMPV के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये निमोनिया भी करता है और निमोनिया दरअसल एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों की मौत का कारण बन जाती है और ये वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैलता है और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है वो HMPV वायरस के संपर्क में आने के बाद ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे में अब हर किसी की चिंता बढ़ गई है, खास तौर पर छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं। हर किसी को डर सता रहा है कि क्या फिर से कोविड जैसी कोई महामारी आएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको देंगे इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी, पर उससे पहले आपको बताते हैं कैसे इस खतरनाक वायरस ने भारत में दस्तक दी है, भारत में एंट्री ली है। तो दरअसल कर्नाटक में 2 पॉजिटिव केस HMPV वायरस के सामने आए हैं और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही जो केसेस हैं उनमें दोनों बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये पुष्टि इस वक्त की गई है इन दोनों मामलों को लेकर के, और हालांकि अब जब दस्तक दे दी गई है तो ऐसे में राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एक बच्चा 3 महीने का है, दूसरा बच्चा 8 महीने का है, जिनके अंदर HMPV वायरस मिला है, जिसने कहीं ना कहीं काफी चिंताएं बढ़ा दी है। फिलहाल 3 महीने का जो बच्चा है उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, इलाज उसका पूरा हो चुका है और फिलहाल उसे छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से, लेकिन वहीं 8 महीने का जो बच्चा है उसका इलाज जारी है। और वहीं अगर बात हम चीन की करें तो चीन में अधिकतर बच्चे जो हैं वो इस वक्त संक्रमित हैं इस भयंकर वायरस से। फिलहाल दोनों बच्चों ने कोई विदेश यात्रा नहीं की, ना दोनों बच्चों ने ना ही उनके पेरेंट्स ने कोई भी विदेश यात्रा की है, यानी कि विदेश का कनेक्शन अगर हम देखें तो कुछ नहीं। और इस सामान्य सर्दी और लक्षण जैसे जो फ्लू है वो इसके लक्षण है। इसके साथ ही आखिर HMPV वायरस क्या है वो आपको बताते हैं। एक RNA वायरस है HMPV, आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण जो है ये पैदा करता है, फ्लू और अगर हम कहें तो सर्दी जैसे इसके लक्षण होते हैं, खांसी या फिर गले में घरघराहट इसके जरिए हो सकती है अगर ये वायरस है तो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जोखिम इससे रहता है, ठंड के मौसम में ज्यादा इसका खतरा बढ़ जाता है। तो HMPV वायरस आखिर क्या है वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही इसका खतरा कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है वो भी आपको बताते हैं कि आखिर ये सबसे पहले बताते हैं आपको कैसे ये वायरस फैलता है। HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी ये वायरस फैल सकता है, यानी कि जो ये वायरस फैल रहा है बिल्कुल कोविड की तर्ज पर ही है। संक्रमित तो होने पर 3 से 5 दिनों में ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं अगर आप इस वायरस से संक्रमित हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या है। खांसी और बुखार सबसे कॉमन लक्षण है जो कि हमने कोविड के दौरान भी देखा था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा इसके जरिए हो सकता है, HMPV वायरस के जरिए। साथ ही कोविड जैसे इस वायरस के लक्षण हैं, यानी कि जो बचाव हम कोविड के दौरान कर रहे थे, मास्क लगाना और एक दूसरे से थोड़ा उचित दूरी बनाए रखना, उसी का हमें पालन करना होगा। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा HMPV का असर है क्योंकि चीन में इस वक्त सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा संख्या में छोटे बच्चे जो है वो इस वक्त वहां पर अस्पताल में भर्ती हैं। इसी पर ले लेते ताजा अपडेट। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नितेंद्र, भारत की अगर हम बात करें तो 2 मामले अभी तक सामने आए हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उनका कोई विदेशी कनेक्शन भी नहीं है। ना पेरेंट्स वहां पर गए, ना ये बच्चे विदेश में गए या चीन में गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में 2 बच्चों में ये वायरस पाया गया है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की तरफ से? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस कोई नया नहीं है और भारत में पहली बार ये केस नहीं हो रहा है। 2001 से ये भारत से दुनिया के बाकी देशों में रिपोर्ट किया जा रहा है और सर्दी के मौसम में, बसंत के मौसम में ये थोड़ा देखने को मिलता है। तो ये नया नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो दूसरी बात है कि सरकार की तैयारी क्या है, अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो सचिव है वो राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रही हैं और राज्यों को सब कुछ अपडेट करेंगी जो उनको WHO की तरफ से डाटा मिल रहा है। और साथ ही साथ
किस तरीके से तैयारी की जाए इसको लेकर के उस पर भी बातचीत होगी। और खास ध्यान इस बात को लेकर के दिया जाएगा कि अगर किसी को सर्दी जुकाम इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अगर कोई लक्षण आ रहा है तो उनको तुरंत रिपोर्ट किया जाए, उनके सैंपल को आईसीएमआर के लैब में टेस्ट कराया जाए। ये तो राज्य केंद्र सरकार की तरफ से तैयारी है। रहा सवाल की जो 2 बच्चे हैं जिनका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भारत में पहले से मौजूद है और 2024 में भी इसके केस देखे गए थे। लेकिन जो सर्ज की बात हम करते हैं, जो बहुत तेजी से फैलता हो, ऐसी कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। आईसीएमआर की किसी लैब में जो सर्वेलेंस सिस्टम है आईसीएमआर की, उसमें देखा नहीं गया है और बहुत ही नॉर्मल है। हमने देखा कि 3 माह की जो बच्चा है वो ठीक होकर चला गया, जो दूसरा बच्चा है 8 माह का वो भी जल्दी ठीक होकर चला जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नितिन, जरूरत नहीं है, ना ही कोरोना जैसी कोई स्थिति है। नितिन, संक्षेप में आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे और खासतौर पर ये बात उन पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल इस वक्त है कि आखिर जिन पेरेंट्स के बच्चे छोटे हैं, 2 महीने, 4 महीने या साल भर या 2 साल के हैं, वो अपने बच्चे का किस तरीके से ध्यान रखें? क्या इसको लेकर अभी कुछ जानकारी है? देखिए, बहुत सिंपल ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई बच्चा या कोई फैमिली मेंबर संक्रमित है सर्दी जुकाम से, तो उसे बचा कर रखे, हाथ अपना साबुन से धोते हुए रहे, मास्क, अगर जो संक्रमित कोई पर्सन है, व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं मास्क लगाएं। यही सिंपल प्रिकॉशन है और कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से HMPV वायरस की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना बचाव रखें, अपने बच्चे का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन इसी के साथ ही चौथी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल जिस पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को पाला पोसा, जिस मुल्क ने आतंकियों को पनाह देकर भारत पर हमले करवाए, अब वही दहशतगर्द अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। जिसका ताज़ा सबूत है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर हुआ अटैक, जिसमें 47 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है और साथ ही कई घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने रविवार को दावा किया कि उसकी फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने शनिवार को बलूचिस्तान के तुर्बत के पास एक पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया और इस हमले में 47 कर्मियों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हैं। इस आत्मघाती हमले ने पाकिस्तान को बड़ी टेंशन दे दी है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलूच जातीय राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिणी अफगानिस्तान में केंद्रित है और यहीं से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमले करता है। BLA का मकसद है बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजाद कराना और इसी पर करेंगे बात आज। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि BLA ने किस तरह पाक सैनिकों पर कहर बरपाया है। BLA की फिदाई यूनिट ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है, जिसमें 47 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तुर्बत में सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था और वहां पर BLA की तरफ से सेना के काफिलों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 47 सैनिकों के मारे जाने का दावा BLA की तरफ से किया गया है। साथ ही पाकिस्तान के 30 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है इस हमले में और ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी टेंशन वाली बात है पाकिस्तान के लिए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने फिदाइन हमला इस पूरे हमले को बताया है, क्योंकि फिदाइन यूनिट की तरफ से ये किया गया। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच संघर्ष लगातार जारी है और इससे पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। BLA की फिदाई यूनिट ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। इसी पर करते हैं ताज़ा अपडेट, हमारे अपने सहयोगी से ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मलिके। अगर देखा जाए तो जिस पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला, भारत पर हमले कराए, अब वही पाकिस्तान इस वक्त टेंशन के दौर से गुजर रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। ये परसों शनिवार को ये घटना हुई थी, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो आज सामने आई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जैसे आपने बताया, कि एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके इस हमले में 47 पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल के जवान जो हैं वो मारे गए हैं और 30 घायल हुए हैं। ये हमला इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। उस धमाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 30 जवान मारे गए थे और उसके बारे में ये कहा गया था कि वो बलूचिस्तान में
पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला था। और अब ये घटना जो जिस स्तर की है और जिस तरह का इसमें जानमाल का नुकसान बताया गया है, उससे लगता है कि ये बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। BNA ने उसके बारे में डिटेल बताई है। उन्होंने बताया है कि उनके फिदाई यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया। 13 गाड़ियों का एक काफिला था जिसमें 6 बसें थीं। ये सब कराची से फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर तुर्बत जा रहे थे। एक बस को एक बारूद से भरी हुई गाड़ी के जरिए पहले ब्लास्ट में उड़ाया गया और उसके बाद उसके नतीजे में पास में चल रही सैन्य जो एक और गाड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा। एक बस पूरी तरह तबाह हो गई और उसमें ये लोग मारे गए हैं। मलिक, अगर देखा जाए तो इस हमले के बाद में क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है? देखिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हम संघर्ष और एक आक्रोश देख रहे हैं हर स्तर पर, उसको लेके पाकिस्तान एक चुप्पी बनाए रहता है, क्योंकि वो बलूचिस्तान के संसाधनों की जिस तरह से चीन के साथ मिलकर लूट कर रहा है और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर वो चुप है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी स्टेटमेंट जारी किया है, पूरी जानकारी दी है कि कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मलिक के तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरे ये दिन है, क्योंकि BLA लगातार हमलों पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है और इनकी भरपूर जिम्मेदारी भी ले रहा है। फिलहाल नजर हर खबर पर हमारी बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।